कितना नीचे करे टाइम तो विकसित हो गया। यार इतना अच्छा हाँ भाई शांत रहो, चलो बहुत हो गया, मतलब बहुत सुधरने वाले नहीं हो। पिछले सेशन में हमने लॉगिन किया था और साइन अप किया था, ठीक है। ये हमारे साइन अप की एपीआई थी जो हमने साइन अप किया था, और जो यूजर क्रिएट किया था हमने, और ये हमने लॉगिन किया था, ठीक है। तो एक बार एक काम करेंगे, पहले हम लोग एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इस पे हम लोग टोकन जनरेट करते हैं और ऑथेंटिकेशन पे भी वर्क करते हैं। तो चलो साथ के साथ पोस्टमैन और ये आपका टूल है, प्रोजेक्ट अपना रन कराओ।
फाइन. सो लेट्स रन दिस वन एपीआई. आई मीन साइन अप की एपीआई रन कराते हैं पहले. तो हमारे पास अकाउंट और एक्चुअल में यहाँ राउट सेट करना पड़ेगा. आपने राउट नहीं सेट किया है तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर राउट सेट कर दीजिए. हाँ, तो राउट तभी सेट करना पड़ेगा ना अगर आप एक्शन का नाम अलग अलग, अगर मान लीजिए एक्शन का नाम कुछ और दे दिया, क्योंकि जो एक्शन होता है बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी वर्क्स गेट और पोस्ट पोर्ट डिलीट पैच इतने नाम को समझता है वो. इसके अलावा अगर आपने कोई और नाम दे दिया तो आपको उसे राउट से थ्रू बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंसिडरेबल नहीं रहेगा राउट के थ्रू. तो यहाँ पर मैं देता हूँ टेम्पलेट के तौर पे साइन इन हो गया मान लो ये, ठीक है. एंड सिमिलरली आप इसको दे दीजिए साइन. तो नीचे वाला अपना ये ठीक है, ऐसे रन करा. एज पर द मॉडल इसे कॉल कराएंगे. तो एपीआईज यहाँ पर हमारे पास जो है चेंजेस करते हैं इसमें हम लोग. तो यहाँ पे कॉल करते हैं इसको हम लोग पोस्ट एपीआई के अंदर अकाउंट स्लैश साइन अप, और उसके बाद फिर क्या है बॉडी. ठीक है, बॉडी. अब बॉडी में आपको डेटा सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जो आपको यूजर साइन अप करना है, साइन अप करने के लिए आपको डेटा देना पड़ेगा. दैट मींस मॉडल यूजर साइन अप मॉडल ये है नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड जेंडर. इतना डेटा आपको देना है. सो लेट्स पास द डेटा ऑफ नेम, मान लो एबीसी, email let's xyz@gmail.com, password let's 1 2 3 4 5, confirm password let's 1 2 3 4 5, and finally you have a gender. Gender may be male. Fine. अरे 1 2 3 4 5 आ गया. ठीक है, ये मैंने डाला. इसको करते हैं हम लोग रिक्वेस्ट सेंड किया. सर्वर एरर आ रही है यहाँ पर. और एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो सर्विस बनाई है यहाँ पर इट्स यूजर सर्विस ना. अरे इसका मेथड इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्या? एक सेकंड से देखना. रिपोजिटरी में जाएंगे, सर्विसेज में यूजर सर्विस इंप्लीमेंट नहीं किया, क्या बात है? तो हमने कैसे इसको लॉगिन कर लिया? क्या हो जाएगा अकाउंट कंट्रोलर के अंदर. हमने यहाँ पर इसको अच्छा इंटरफेस बनाया, इंटरफेस से हमने कॉल कर लिया है और हमने मेथड इंप्लीमेंट किया ही नहीं उसमें. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इसको इंप्लीमेंट करते हैं. तो सर्विस में चलिए, पहले तो आपको इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा. आईएसएस और इसमें कंस्ट्रक्टर पब्लिक यूजर सर्विस एप्लीकेशन और डीबी कॉन्टेक्स्ट, DB context to be create and assign property like DB context. Fine. तो ये आपने डन कर दिया और इधर अपना साइन इन करना है. तो पहले साइन इन करना है, इधर साइन इन और साइन अप. साइन अप का काम हमने कल किया था, आई एम श्योर कि मैंने किया था, पर हो सकता है ये सेव ना हुआ हो और इसमें प्रोजेक्ट क्लोज हो गया हो तो रीसेट हो गया हो. बट साइन अप का काम मुझे याद है, यहाँ तक मैंने किया था.
चलो कोई नहीं, ठीक है। सिंपली where user equal to db context dot users dot सिंगल और एरो फंक्शन लगाइए, पास करिए यहाँ पर ईमेल इक्वल टू मॉडल डॉट ईमेल ई डॉट पासवर्ड मॉडल डॉट इफ यूजर equal to null, it should return null, else you can return. So this one is sign in. तो साइन इन का काम केवल इतना ही है, बाकी काम अपना कोड से होगा। साइन अप करना आपको where user equal to न्यू इंस्टेंस बनाएंगे अपना यूजर्स का, और उसमें जो प्रॉपर्टीज आपको सेटअप करनी है आप सेटअप कर दो। यहाँ पे प्रॉपर्टी अपने पास क्या क्या है यहाँ पर, दस में भी नेम, नेम इक्वल टू मॉडल डॉट ईमेल इक्वल टू मॉडल डॉट ईमेल, पासवर्ड इक्वल टू मॉडल डॉट कंफर्म पासवर्ड, जो होगा लास्ट वाला पासवर्ड बता दिया यहाँ पर, ठीक है। और जेंडर इक्वल टू मॉडल डॉट जेंडर, ये डाल दीजिए। इमेज तो है नहीं, उसको आप लीव कर सकते हैं। क्या हुआ? ऑफर लेटर आया था उसके रिगार्डिंग बात करना। So db context dot users dot add, क्या ऐड करना आपको है? यूजर ऐड करना है, ठीक है। सो आपने यूजर ऐड करना है यहाँ पे। बाकी अगर इंटरनल कोई प्रोसीजर है तो आप उसे उसके लिए काम कर सकते हैं, बट मैं यहाँ यूजर ऐड करता हूँ। और उसके बाद db context dot we need to be save changes and then return what, ये हो गया अपने पास एपीआई रिस्पांस। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, ये तो हमने बनाया था मॉडल, ये तो कंट्रोलर से यहाँ रिस्पांस मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। ये हमने पहले किया था, मतलब कंप्लीट किया था, वो शायद पता नहीं किस वजह से सेव नहीं हुआ था, बट काम तो सारा हुआ था। तो अपने पास यहाँ पर साइन इन में क्या हम चेक कर रहे हैं कि अगर भाई देखो, अगर मॉडल हमारे पास स्टार्टिंग में नल आ गया ना, तो आ जाएगा बैड रिक्वेस्ट दे देगा ये, ठीक है। लेकिन अगर नल नहीं आता है तो ये क्या चेक करेगा? साइन इन चेक करेगा यूजर। अगर यूजर आपका इक्वल टू नल आ गया तो यहाँ पर लॉगिन क्या हो जाएगा? फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। और फेल्ड का रिस्पॉन्स मेंटेन करेगा, और ऐसा नहीं होगा तो लॉगिन सक्सेस हो जाएगा, ट्रू रिस्पॉन्स मेंटेन करेगा। टोकन जो जनरेट करेगा वो हम देखेंगे, लेकिन ये फिर सक्सेस का रिस्पॉन्स करेगा। साइन अप में अगर मॉडल नल है तो बाइट रिक्वेस्ट आएगी, और अगर मॉडल में वैल्यू होगी तो क्या करेगा? ये साइन अप करेगा, और जो रिस्पांस आएगा उस रिस्पांस को क्या करेगा? रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो एक बार अब इसे चला के देख लेते हैं साइन अप वाले को वापस से।
ठीक है, देखो सिंपली चलेंगे यहाँ पे और साइन अप करते हैं वापस से। फिर से मैं रिक्वेस्ट को रीसेंड कर रहा हूँ सेम। तो एक प्रॉब्लम अभी और यहाँ पे है, एंड फाइनली प्रॉब्लम इज दैट कि हमने शायद इसको इंजेक्ट नहीं कराया अभी। तो हमने ट्रांजिएंट यहाँ पर भी इतना सारा स्टेप मिसिंग कर दिया था मैंने। कैसे ऐसा हो सकता है? बाहर खड़ा नहीं होगा। देखो ये क्या हो गया, रिस्पांस देखना कैसे आ रहा है। ये ध्यान से देखो, रिस्पांस अपने पास जो आ रहा है यहाँ पे ऐसा आ रहा है ना, स्टेटस ओके ना, ओके ट्रू हो गया। डेटा आपका जो क्रिएट हुआ है, दैट्स डेटा, ये क्रिएट हुआ है अभी, ठीक है। मैसेज यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। टोकन यहाँ पे नल आ रहा है क्योंकि टोकन का कोई मतलब अभी है नहीं, साइन इन पे आएगा वो, ठीक है। ये हमारा रिस्पांस इस तरह से आ गया, यूजर हमारा क्रिएट हो चुका है। तो सक्सेसफुली एक यूजर आपने क्रिएट कर दिया, चाहे तो एक और क्रिएट कर लो आप यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, ठीक है। दैट्स मनीष एंड जस्ट टू बी मनीष 1 2 3, दिस वन में भी आल्सो 1 2 3। वैलिडेशन लगाने पड़ेंगे आपको, आगे चल के सारा काम करना पड़ेगा, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। तो 2 यूजर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए, देखिए ये भी क्रिएट हो चुका है। 2 यूजर क्रिएट कर दिए हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग साइन इन कराते हैं, ठीक है। एक टाइम मैं और ओपन कर ले रहा हूँ, साइन अप जगह पे कराएंगे। यहाँ पे साइन इन में हम लोग 2 डेटा भेजेंगे, मतलब बॉडी में जाएंगे, हमें 2 चीज भेजनी होगी, एक तो ईमेल होगा और दूसरा क्या होगा, पासवर्ड। बाकी डेटा को यहाँ से करेंगे रिमूव, ठीक है। 2 डेटा आपको भेजना है, एक ईमेल दूसरा पासवर्ड। तो साइन इन करते हैं, देखते हैं कि साइन इन होता है नहीं होता है। तो पहले तो मैं पासवर्ड गलत भेजूंगा, 1 2 3 4 भेजेंगे, ठीक है। तो उस केस में जब हम लोग गलत पासवर्ड भेज अटेम्प्ट करेंगे तो रिस्पांस हमें देखिए क्या मिलता है। यहाँ पर क्या रिस्पांस मिल रहा है, फॉल्स का। देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है स्टेटस 404 ओके फॉल्स, डाटा नल, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अब अगर मैं सही लॉगिन करता हूं, मतलब अगर मैं सक्सेस आई मीन सही एंट्री करता हूं, सही पासवर्ड देने का प्रयास करेंगे और सही से लॉगिन करेंगे। जैसे मैंने सही लॉगिन किया, इसमें देखेंगे रिस्पांस इस बार आ रहा है आपको सक्सेस। अगर आप रिजल्ट पूरा देखेंगे तो ये आया है ना, दैट्स मे बी ओके ट्रू। डेटा, डेटा में देखो जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका पूरा डेटा आ गया, ठीक है। मैसेज आ गया लॉगिन सक्सेस, ठीक है। टोकन में अभी कुछ नहीं आ रहा है बिकॉज टोकन अभी हमने जनरेट नहीं किया हुआ है, तो टोकन अभी कुछ नहीं आ रहा, बट ये आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो रहा है, ठीक है। अब आपको काम करना है टोकन पे, मतलब आपको JWT इंटीग्रेट करना है। JWT इंटीग्रेट करके आपको बस केवल टोकन बिल्ड कर देना है और आपको इनेबल क्या करना है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के लिए आपको पता startup.cs के अंदर यूज ऑथराइजेशन से पहले आप एक मिडलवेयर कॉल करते हैं, यूज ऑथेंटिकेशन, नीड टू बी कॉल द यूज ऑथेंटिकेशन, दैट्स दिस मिडलवेयर, ठीक है। एंड दिस मिडलवेयर से द जब तक यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तब तक उसका हम एक्सेस नहीं दे सकते ना। अब मान लो मुझे एम्प्लॉय को ऑथेंटिकेशन बेस्ड बनाना है, तो मैं एम्प्लॉय पे ले जा करके यानी इसके कंट्रोलर पे जाएंगे और आप सिंपली यहाँ पर क्या कॉल कर देंगे, एथोराइज एट्रीब्यूट को। आपके पास एथोराइज एट्रीब्यूट होता है तो आप एथोराइज कर देंगे। तो एथोराइज करने का मतलब हो गया कि अब इस एक्शन या इस कंट्रोलर के डेटा को हम लोग तब तक एक्सेस नहीं कर सकते
जब तक हम लोग प्रॉपर सर्वर लेवल पे ऑथोराइज नहीं होंगे। जब तक ऑथोराइज नहीं होंगे तब तक हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो अगर मैं अभी रन करा के एम्प्लॉय वाली एपीआई को कॉल करेंगे आप, अगर आप एम्प्लॉय वाली एपीआई को मान लो गेट वाले एम्प्लॉय कॉल करेंगे, देखो रिस्पांस इस बार थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय गेट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अब हमारा जो एम्प्लॉय वाला कंट्रोलर है वो सिक्योर या प्राइवेट कंट्रोलर हो गया, उसको केवल अथोराइज यूजर ही एक्सेस कर सकता है, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अगर मैं इस रिक्वेस्ट को रीसेंड करूं तो देखो यहाँ पर इस बार रिस्पांस आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आपका 500 आ रहा है, ठीक है। कह रहा नो ऑथेंटिकेशन स्कीम वाज फाउंड। एक्चुअली में अभी ऑथेंटिकेशन भी आपने इंप्लीमेंट यहाँ पे नहीं किया हुआ है, तो ऑथेंटिकेशन स्कीम का इश्यू आ रहा है। अब हम इसको में ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करेंगे और इसको अनऑथराइज और ऑथराइज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो अगर मुझे JWT इंप्लीमेंट करना है इसके अंदर है, पहले ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और ऑथेंटिकेशन स्कीम आपको यहाँ पर सेटअप करनी पड़ेगी। कहाँ पे? आप मिडल वेयर में ही सेट करते हैं ऑथेंटिकेशन, जैसा आपने पिछले प्रोजेक्ट में किया था। यहाँ पे जब भी आप काम करते हैं तो यहाँ पे करते क्या है, सर्विसेज डॉट ऐड ऑथेंटिकेशन, ऐड करते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन। और इसके अंदर आप अपना ऑथेंटिकेशन स्कीम सेटअप करते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन या options, we just need to be set up the options ऐड स्कीम। यहाँ पर आपको करना है क्या, ऐड स्कीम, नई ऑथेंटिकेशन स्कीम सेट करना आपको होगा, ठीक है। और ये आपका चूंकि JWT स्कीम होगा तो इसके लिए मैं एक आपका हेल्पर निकालेंगे, दो काम करेंगे। ASP.NET Core JWT टोकन ऑथेंटिकेशन। तो हमें क्या क्या जनरेट करना है इसके अंदर, ध्यान से देखना। हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेशन स्कीम्स ऐड करनी होगी, ठीक है, ऑथेंटिकेशन स्कीम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले इस ऑथेंटिकेशन स्कीम को इंटीग्रेट कर लेंगे। ये हमारी ऑथेंटिकेशन स्कीम है। अब JWT बियरर में यहाँ एरर आती है क्योंकि JWT बियरर का नेम स्पेस होता है, तो आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल पैकेज में जाकर के आप इसको JWT आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल JWT अपना इंस्टॉल कर लेंगे या फिर डायरेक्टली यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। एक सेकेंड, हम जाएंगे न्यूगेट पैकेज स्टोर पे और वहां से इंस्टॉल करेंगे इसका कंपैटिबल वर्जन। ये है आपका JWT बियरर, इसका वर्जन कंपैटिबल ले लो जो इसमें इंस्टॉल हो जाए। थोड़ा सा पुराना वर्जन करके लीजिए। ओके, 3 लेते हैं इसका।
इंस्टॉलेशन डन हो गया अपना, बस इतना करना था। ये इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर चल के इसको रिजॉल्व कर देंगे, इसके नेम स्पेस को। तो JWT बियरर का नेम स्पेस, ठीक है, और टोकन वैलिडेटर पैरामीटर्स, इसका नेम स्पेस तो ले लीजिए अपने यहाँ पे। और इनकोडिंग system.io नेम स्पेस, system.text नेम स्पेस, इसके जो नेम स्पेस आपने लेकर के उनको कर दिया रिजॉल्व। देखो इसमें कुछ है नहीं, एक्चुअल JWT टोकन जब भी जनरेट होता है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे वैलिडेट इशूअर जो इशू करता है उसको वैलिडेट करना है, ऑडियंस को वैलिडेट करना है, लाइफ टाइम जनरेट करना है या किस स्पेसिफिक टाइम के लिए जनरेट करना है, उस पर बात करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारी की जनरेट होती है, जो टोकन जनरेट होता है ना, उसके लिए एक सीक्रेट की होता है, एक इशूअर होता है, जिसको हम लोग अपना जो भी हमारे पास यहाँ पर upsetting.json है उसके अंदर उस की को हम लोग सेटअप करते हैं। यहाँ पर हम लोग सेटअप करेंगे अभी आने वाले टाइम में की, तो यहाँ पर उस की को सेटअप करते हैं और इसके साथ इसका इनकोडिंग सिस्टम देना होता है। तो बस ये बिट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है जो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है इसके अंदर। इसके बाद आप JWT कॉन्फ़िगरेशन बिट्स ऑफ करेंगे, तो JWT कॉन्फ़िगरेशन आप अपना यहाँ पे कर सकते हैं upsetting.json के अंदर। दिस वन, ये अपने पास JWT का हो गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप कोई भी सीक्रेट की दे सकते हैं जो केवल और केवल आपको पता होगा या ओनर को पता होता है, क्योंकि इसी की के बिहाफ पे आपका जो टोकन होता है वो जनरेट होता है। ये की हो सकती है, इसमें आप कोई भी सीक्रेट की आप पास कर सकते हैं, कोई भी, लेकिन उसे आपको याद रखना पड़ेगा, उसे अपने पास रखना पड़ेगा। अगर वो गड़बड़ हो गया तो आपका जनरेट नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, टोकन जनरेट करना होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोकन जनरेट करने के लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो आपका टोकन को क्या करेगा, जनरेट करेगा। दिस वन इज अ वेरी स्मॉल एंड प्रिटी फंक्शन जो आपने बनाया है यहाँ पे। तो मैं इसको अपने कंट्रोलर के अंदर, दैट्स मे बी अकाउंट कंट्रोलर के अंदर, एक प्राइवेट मेथड के तौर पे आप इसे जनरेट करेंगे। सो दिस वन इज जनरेट जेसन वेब टोकन नाम का मेथड है, और इसके अंदर आपको कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जैसे कि बेसिकली यूजर मॉडल की बात यहाँ पे आ रही है। मैं यूजर मॉडल हटा देता हूँ, तो यूजर मॉडल नहीं चाहिए। नेम स्पेस रिक्वायर्ड, system.text इंपोर्ट करिए। system.security.key का नेम स्पेस JWT टोकन मॉडल ले लीजिए, और JWT JSON टोकन इसका नेम स्पेस इंपोर्ट करिए। और ये जो अंडरस्कोर कॉन्फिग है, ये क्या है, आई कॉन्फ़िगरेशन का इंस्टेंस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आई कॉन्फ़िगरेशन नाम की सर्विस आपकी होती है, जो आपका डिफॉल्ट कहाँ होता है, जो आपका डिफॉल्ट startup.cs में होता है, उसको आपको यहाँ पर भी क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर कराना पड़ेगा। सो आई कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ कॉन्फ़िगर करा दिया, नेम स्पेस ले लो इसका, और आप इसका एक इंस्टेंस बना दो, प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्फिग। कॉन्फिग का नेम हम लोग अंडरस्कोर कॉन्फिग दे देंगे जो वहां पर यूज हुआ है, दैट्स मे बी अंडरस्कोर, ठीक है, दैट्स इट। क्योंकि ये आई मीन ये प्राइवेट बनाएंगे, इसको पब्लिक बनाने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है। तो बना दिया आपने यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये आपका फिक्स हो गया अपने आप, ये इशू रिजॉल्व हो गया। और क्या करेंगे, जब यूजर सक्सेसफुली लॉगिन कर लेगा ना, लॉगिन के अंदर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोकन को जनरेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल, जब लॉगिन सक्सेस होगा तो यहाँ पर एक लेंगे वेरिएबल या स्ट्रिंग टोकन इक्वल टू जनरेट जेसन वेब टोकन, एंड दिस वन इज अ टोकन, ठीक है। तो इस टोकन को स्टोर करा देंगे कहाँ पर, तो टोकन जनरेट होकर के क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो साथ साथ मतलब अलॉन्ग विद डेटा आपको क्या मिल जाएगा, टोकन भी मिल जाएगा, डेटा के साथ साथ टोकन मिल जाएगा, फिर आपका ये काम डन हो गया। तो इतना सही है। बाकी ऑथोराइज करने का क्या सीन है, उसमें कैसे काम करना है, उस पर हम लोग बात कर लेंगे, कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं पहले, ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। बहुत छोटा सा JWT जनरेट करना होता है, 3-4 चेंजेस करनी होती है कोड के अंदर, आपका टोकन बिल्ड हो जाएगा बस। चलो एक काम करते हैं, लॉगिन वाले API को अगेन कॉल करते हैं, साइन इन वाले को।
और इस बार देखते हैं कि रिस्पांस के तौर पे क्या क्या आपको मिलेगा। So let's send the request again. कंट्रोल ए कंट्रोल सी। इस बार रिस्पांस थोड़ा सा अलग आपको मिलेगा। देखो रिस्पांस में मिला आपको साथ स्टेटस 200 ओके, डेटा मिला, लॉगिन सक्सेस, और टोकन में देखो क्या मिल रहा है आपको, ये एक टोकन मिल रहा है। जितनी बार आप लॉगिन करोगे यूजर को उतनी बार आपको ऐसा ही टोकन मिलेगा। हर बार आपको एक नया टोकन मिलेगा, क्योंकि अब अगर आप किसी रिक्वेस्ट को एक्सेस करोगे, जैसे अगर मैं मान लो अगर मैं यहाँ पर गेट एम्प्लॉय वाले को कॉल कर रहा हूँ, तो देखो गेट एम्प्लॉय वाले को क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखो 40 अनऑथराइज आ रहा है। क्या बता रहा है ये, अनऑथराइज। मतलब जब तक यूजर ऑथराइज नहीं होगा तब तक वो इस पर्टिकुलर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, यानी एम्प्लॉय को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अगर हमने लॉगिन किया तो हमें ऑथराइज होने का मतलब क्या है कि हमें टोकन मिल गया। टोकन मिल गया तो इसका मतलब हम क्या हो गए, ऑथराइज हो गए। और इस टोकन को जब हम लोग भेजेंगे, अब टोकन भेजना कैसे होगा, ऑथराइजेशन में आप जाएंगे, जब रिक्वेस्ट कॉल करते हैं तो ऑथराइजेशन में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा एक बियरर टोकन। क्या मिलेगा, बियरर टोकन। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ अपना टोकन पास कर देंगे। इफ आई पास द परफेक्टली टोकन हियर और रिक्वेस्ट को अगेन मैं सेंड करूंगा, तो टोकन अगर वैलिड होगा तो देखो डेटा यहाँ पर मुझे मिल गया। टोकन जैसे वैलिडेट हुआ डेटा हमें मिल गया। ठीक है, मतलब जब तक हम टोकन, अब भाई सिंपल सी बात है, जब कोई यूजर लॉगिन करेगा, जैसे मान लो कोई एंड्रॉइड डेवलपर होगा, सिनेरियो में कोई एंड्रॉइड डेवलपर होगा, तो जब उसे कोई रिसोर्स एक्सेस करना होगा तो उसे टोकन चाहिए। ठीक है, और टोकन के लिए उसे क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए साइन अप तो करना ही पड़ेगा। तो लॉगिन करेगा तो उसको टोकन मिलेगा, वो टोकन को क्या करेगा, अपने लोकल स्टोरेज में कहीं स्टोर कर लेगा। ठीक है, और जब भी वो किसी रिक्वेस्ट को डालेगा, किसी रिक्वेस्ट को भेजेगा सर्वर के पास, तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट के साथ साथ वो टोकन को भी भेजेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ क्या करेगा, रिक्वेस्ट के साथ आपको टोकन भी भेजेगा। हर बार वो एक टोकन भेजेगा, और जब टोकन भेजेगा, जब ये सर्वर वैलिडेट करेगा, अगर टोकन वैलिड है तो डेटा रिक्वेस्ट मिलेगा, मतलब डेटा का एक्सेस दिया जाएगा। अगर वैलिड नहीं होगा तो डेटा का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। दैट्स द पॉइंट। समझ? तो बस सिनेरियो यही होता है। अब इस सिनेरियो में किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेगा। कंप्लीटली एपीआई का खेल यही है। लॉगिन करना सीख लिया, साइन अप करना सीख लिया, ऑथेंटिकेशन करना सीख लिया, बाकी चीजें जरूरत के हिसाब से आपको, जब आपको बिजनेस लॉजिक मिलेगी तो काम करना पड़ेगा, तो आपको सीखना पड़ेगा। बट ऑलमोस्ट होती है एपीआई यही, सारा का खेल यही। एक बार अंडरस्टैंड करो, किसी को भी डाउटफुल कुछ भी होगा पूछो। आप जो आप एंड पॉइंट से कॉल कर रहे हैं यहाँ पे गेट एम्प्लॉय करके या जो भी, तो आप उसको राउट कर रहे हैं, वो नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है। राउट मतलब होता है कि आप जो अपना एंड पॉइंट होता है, देखो एपीआई जो होती है ना, वो डेडिकेटेड होती है एचटीटीपी वर्ब्स के हिसाब से। इसमें हमारे पास जो वर्ब है वो है गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। ठीक है, तो जब हम लोग गेट बात करते हैं तो गेट के लिए गेट नाम का उसे मेथड चाहिए। पोस्ट बात करेंगे तो पोस्ट नाम का मेथड चाहिए। ठीक है, पुट बात करेंगे पुट नाम का, और डिलीट बात करेंगे डिलीट नाम का। अगर आपने मेथड का नाम कुछ अपने से डिफाइन कर दिया, क्योंकि देखो जब आप लोग नॉर्मल या कन्वेंशनल राउटिंग में काम करते हैं तो वहां पर तो कंट्रोलर और एक्शन राउट मैप होता है कि कंट्रोलर के साथ एक्शन कॉल किया जाएगा कॉल होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई राउट मैप होता नहीं है। यहाँ पर केवल कंट्रोलर मैप होता है, एक्शन मैप नहीं होता है। तो एक्शन या तो वो डिफॉल्ट उठाए जो कि उसके एचटीटीपी वर्ब्स के बिहाफ पे होगा, या फिर आप उसको बताइए, उसकी राउटिंग करिए। तो राउटिंग के लिए आपको एंड पॉइंट उसको बताना पड़ता है, मतलब आपको राउट एट्रीब्यूट लगा करके उसको उसकी राउटिंग आपको करनी पड़ती है। अब देखो नॉर्मल राउटिंग में हम लोग एक जगह राउटिंग करते हैं, वो पूरे कंट्रोलर एक्शन के हिसाब से चलने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग हर एक्शन का अलग अलग राउट सेट करते हैं। दैट्स मे बी एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग, इसी को आप बोलते हैं एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग है, क्योंकि हर पर्टिकुलर एक्शन का राउट आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। ठीक है, इसी को एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग बोला जाता है। दैट्स काइंड ऑफ। और कोई थिंग?
कितना भी अगर आप तुम लोग एपीआई इंप्लीमेंट करके जाओगे तब भी तुम्हें काम करने में दिक्कत नहीं है। अगर एपीआई का काम भी मिल जाएगा तो आसानी से धीरे धीरे समझ के कर सकते हो, लेकिन इतना करके जाओगे तो नहीं क्लियर होगा तो 100% दिक्कत आएगी। अब ये अलग कोई चीज है, एपीआई तुम क्यों यूज करोगे, तो एपीआई तो यूज करेगा क्लाइंट साइड यूज होगा ना। JS या तो अगर क्लाइंट साइड यूज होगा तो तुम जावास्क्रिप्ट से यूज करोगे, या एंड्रॉइड डेवलपर यूज करेगा, मोबाइल डेवलपर, iOS डेवलपर यूज करेगा, कोई दूसरा बंदा यूज करेगा, एंड्रॉइड डेवलपर यूज करेगा। अगर आपने केवल यूज करना है तो आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करो, jQuery इस्तेमाल करो, एंगुलर इस्तेमाल करो, रिएक्ट इस्तेमाल करो, इन सब के थ्रू करो, क्योंकि वो कंज्यूमर होगा, ये बैकएंड है। कंज्यूमर अलग होता है, बैकएंड अलग होता है। कभी कभी दोनों काम एक ही बंदा करता है, एक ही पर्सन अगर दोनों काम करता है तो दोनों आपको करना पड़ सकता है। क्लाइंट साइड भी कर सकते हैं और सर्वर साइड भी कर सकते हैं। सुनाई बात? अब मैं आप लोगों को जो काम देने जा रहा हूँ इसके बिहाफ पे ही मैं आप लोगों को एक काम देने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये काम है जिसमें आपको कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, ठीक है। लिख लो, हो गया हेलो 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 समझ में आ गया? कुछ पूछना है किसी को? सर कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन कैस्केडिंग, हाँ, कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन क्या होता है सबको पता है? किसको किसको पता है? हाँ, खड़े जाओ, तुम बताओ। एग्जैक्टली, देखो सिंपल सा केस होता है, ये आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे कोई कैटेगरी है तो बहुत सारे इनके देखो लेवल होते हैं, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, उसका फिर चाइल्ड कैटेगरी है, या कोई कंट्री है, स्टेट्स है, उसके सिटीज हैं।
ना। तो क्या होता है कि जब आप जैसे मान लो सबसे पहले कंट्री खुल के आ गई सारी, अब कंट्री को आपने ड्रॉप डाउन में से कोई सेलेक्ट किया, उसकी रिस्पेक्ट में जितनी सिटी होंगी आई मीन स्टेट होंगे वो सारे स्टेट पहले आपको विजिबल हो जाएंगे। फिर उसमें से जब कोई स्टेट आप सेलेक्ट करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में जितनी सिटी होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी। ये रिक्वायरमेंट आपकी या तो एमबीसी में भी पड़ती है या इनकी आपको एपीआई भी बनानी पड़ती है, मतलब इनका क्लाइंट साइड सर्वर साइड दोनों वर्क आपको करना होता है, दोनों वर्क करना होता है। तो डजंट मैटर आप एपीआई मत बनाओ, आप एमबीसी में काम करो, ठीक है। लेकिन एमबीसी में भी आपको ये चीज बनानी पड़ेगी, जब प्रोजेक्ट में काम करोगे तो ये आपका एक टास्क हो जाएगा जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे देख सकते हो कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे आपको इसे बनाना है, ठीक है। तो एक तो आपको ये कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है। एक आपको और करना है, दैट्स वेरी सिंपल पेज, एक आपको बनाना है ऑर्डर मेनू का पेज, ठीक है। ऑर्डर मेनू का पेज, ठीक है। अब ऑर्डर मेनू पेज में जनरली क्या होता है, किसी रेस्टोरेंट पे अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है, ऐसे पेज किसी ने किए ऑर्डर है, किसने किया हुआ हाथ खड़े करो। बस एक लड़का ऑनलाइन खाता है, बाकी सब लोग घर में बना खाते हो, ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, जोमेटो कर लेते हो। चलो तब तो मैं मोबाइल एप्लीकेशन भेज दूंगा मैं, जोमेटो जाओगे तो वेब में आओ तुम। एग्जैक्टली देखो क्या है कि अगर मैं बोलूं तो बहुत सिंपल कंसर्न होता है कि अगर मैं बोलूं तो इन रियल सिनेरियो जैसे सम टाइम क्या होता है कि जैसे मान लो आप मैकडी के सर्च पे चले जाओ, पेज पे चले जाओ, या फिर किसी रेस्टोरेंट के पेज पे जाओ, मान लो आपको कोई ऑर्डर करना है तो आपके पास डिशेस के टाइप होते हैं ना। जैसे एक होता है भाई मान लो एक स्टार्टर हो गया, ठीक है, एक मेन कोर्स हो गया, फिर उसके बाद स्वीट या डिजर्ट्स हो गए, ठीक है, ड्रिंक हो गई, तो 3-4 टाइप की कैटेगरीज होती है। भाई आपने स्टार्टर में सेलेक्ट कर लिया, मुझे स्टार्टर में ये लेना है, ठीक है, फिर आप सेलेक्ट कर लेते हैं मेन कोर्स में ये लेना है, ठीक है, आप फिर उसके बाद स्वीट या डिजर्ट ले लेते हैं, फिर अपने ले लेते हैं आप मान लो ड्रिंक्स जो भी होते हैं। तो ये 4 मान लो कैटेगरी हमारे पास होगी। तो मेरा कंसर्न क्या है कि ये 4 कैटेगरी आनी चाहिए, पहले 4 ड्रॉप डाउन होने चाहिए, जो हमारे पास ऑर्डर्स में आइटम्स हैं वो आने चाहिए। उसके बाद जब मैं कोई भी ऑर्डर सेलेक्ट करता हूं, मतलब कुछ भी चेक करता हूं, वो मुझे चेक कर लूं। उसके बाद नीचे बटन होगा, ठीक है, नीचे बटन होगा कि प्लेस ऑर्डर या ऑर्डर नाउ का बटन होगा, उस पर क्लिक करते ही मेरे ऑर्डर की समरी खुल के आ जाएगी। ऑर्डर की समरी खुल के आ जाएगी कि भाई आपने कौन सा डिश क्या क्या लिया हुआ है, उसका टोटल प्राइस कितना है और टोटल प्राइस आपका कितना पेबल अमाउंट आ रहा है जो कि आपका मेंटेन होना, ठीक है। और फाइनली ये काम आपको एग्जैक्टली यूजर के रिस्पेक्ट में आपको वो इन्वेंटरी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो आपको बैकएंड ऑलरेडी आता है। तो देखो एग्जैक्टली मेरा कंसर्न ये है कि यहाँ पर आपको जो भी डेटा होगा, जो भी आपके मेनू होंगे, वो सारे मेनू डायनेमिक आने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको मेनू ड्रॉप डाउन में स्टैटिक बनाने हैं, सारे मेनू पहले तो आपको डायनेमिक क्रिएट करने पड़ेंगे, सब टेबल में बनाएंगे, ठीक है। टेबल में आपको मेनू बनाना होगा और मेनू टाइप बनाना पड़ेगा, 2 टेबल बनेगी, एक मेनू बनेगा, एक मेनू टाइप बनेगा। तो मेनू का मतलब हो गया कि भाई जो जो आइटम के नेम हो गए, और टाइप मतलब वो किस टाइप का है, मतलब मेन कोर्स में आता है या फिर वो स्टार्टर में आता है या स्वीट में आता है या ड्रिंक में आता है, तो उसका टाइप हो गया, ठीक है। 2 टेबल आपकी हो गई। तीसरा एक टेबल और होगा इसका यूजर का, जो यूजर उसे ऑर्डर करेगा, जिसके लिए वो ऑर्डर क्रिएट होगा, ठीक है। अगर ये चीज आप लोग कर लेंगे तो आप मान के चलो कि आगे चल के जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आने, 2 टास्क अगर कर लेंगे आप, तो आगे चल के मान चलो जो भी आपके सामने कॉम्प्लेक्सिटी आएगी काम करने को लेकर के वो फ्लोर पे, वो कॉम्प्लेक्सिटी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अगर इतना काम करके, अगर ये पूरा पेज इतना कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें इतनी जावास्क्रिप्ट और बैकएंड सारी चीजें मिला के यूज होती हैं, अगर आप अच्छे से कर लेंगे ना, तो आप मान चलो कि 100% आपका फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सेप्ट नहीं करोगे आप, लेकिन आप सही से करके जाओगे तब। क्योंकि ये करने के बाद इसी में आपका जो कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन वगैरह होता है,
वो सब भी आ जाता है। इसी में सारी चीज आपकी कवर हो जाती है। एवरीथिंग, एवरी पार्ट आपका जो होता है वो इसी के अंदर कवर्ड होता है। इसी में चीज आएगी, समझ में? ये इंपॉर्टेंट। तो ऑर्डर मेन्यू वाली बात आ गई समझ में, क्या क्या बनाना है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको एक ग्राफ एक डायग्राम के टाइप से बना देता हूं। देखो हमारे पास एक सबसे पहले जो पेज होगा वो ऐसा पेज अपने पास है। ठीक है, इस पेज में हमारे पास क्या क्या है, इस पेज में हमारे पास एक होगा हमारे पास सबसे पहले ये स्टार्टर, एक होगा ये मेन कोर्स का, एक होगा यहाँ पर ये स्टार्टर है, ये मेन कोर्स हो गया, ये मान लो स्वीट्स हो गए और ये हो गए ड्रिंक्स। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन आई मीन चेक बॉक्सेस रहेंगे, मल्टी सेलेक्ट चेक बॉक्सेस रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दिस वन इज द स्टार्टर, this one is the main course, ये है स्वीट्स और ये रहेगा आपके पास। ठीक है, सो ये एक्चुअल में ऐसे होते हैं, अगर आप रियल टाइम सिनेरियो में देखते हैं, मल्टी सेलेक्ट टाइप का ड्रॉप डाउन होता है या चेक बॉक्स होता है, मतलब जिसमें आप एक समय में एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है स्टार्टर में कई सेलेक्ट करना चाहूँ, मेन कोर्स भी मैं कई सेलेक्ट करना चाहूँ, स्वीट्स भी कई सेलेक्ट करना चाहूँ, ड्रिंक भी कई सेलेक्ट करना चाहूँ, तो मैं मल्टी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यू नो मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन आप ले सकते हैं। इसके लिए मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन आपको वैसे बहुत सारे मिलते हैं, बट इसके लिए एक पैकेज आता है, इट्स कॉल्ड सेलेक्ट टू, सेलेक्ट टू, इसको यूज कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे मिलेंगे। सेलेक्ट टू, ये इस तरह का ड्रॉप डाउन क्रिएट करता है। देखो ऐसा, जैसे ये क्लिक किया ना मैंने, यहाँ पर आ गए, ऐसा एक तो ऐसे आएगा, इसमें मल्टी सेलेक्ट भी होगा, ये तो सिंपल है। ऐसे देखो, ऐसे होता है ये, इस तरह का। ठीक है, ये ऐसे होता है, जैसे मल्टीपल आइटम यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितने चाहेंगे उतने यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते चले जाएंगे और ऐसे आता चला जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ से हटा भी सकते हैं, मतलब मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सकते हैं और इनको हम लोग यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है, मल्टी सेलेक्ट होता है ये चीज। तो ये आपको ड्रॉप डाउन बनाना होगा, तीनों के लिए, चारों के लिए आपको यही बनाना पड़ेगा, मल्टी सेलेक्ट। और आपको इसका देखना होगा कैसे ये इंप्लीमेंट होगा, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा सिस्टम अपने उसके अंदर, और कैसे इसे इंप्लीमेंट करना है। तो आपको ये बनाना है, इसके अंदर भी यही रहेगा, इसके अंदर भी यही रहेगा, इसके अंदर भी है, उसके अंदर भी यही रहेगा। इससे हम एक साथ कई डिजाइन, कई चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मल्टी सेलेक्ट का अगर आपको ये बनाना है, आप इसे बनाएंगे और इसमें जो एंट्री आएंगी वो सारी सारी एंट्री होंगी बैकएंड से। दो टेबल, एक टेबल आपके पास यहाँ पर मेनू का होगा, एक आपके पास होगा मेनू टाइप का, और एक होगा यूजर का। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद फाइनली एक बटन होगा, दिस वन फॉर द प्लेस ऑर्डर या कंप्लीट ऑर्डर। कंप्लीट ऑर्डर, और यहाँ पर यहाँ पर आपका समरी आ जाएगा, नीचे उसका जो होगा पूरा समरी आ जाएगा। तो समरी आ जाएगा कि आपने कौन कौन से आइटम को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से आइटम को सेलेक्ट किया हुआ है और उसके प्राइस क्या है और आपका टोटल प्राइस क्या है। हेलो, हाँ
हाँ रफी 62 वाला ही आपको ये आना है A1 AA 183 में। देखो दोनों एक H ब्लॉक में है, एक A ब्लॉक में है, ठीक है। तो आपको A ब्लॉक में आना है, जो A ब्लॉक में है ना उसमें आना है। हाँ आप मेट्रो से आए हो, कौन से स्टेशन उतरे हो? तो पास निकल जाना। हाँ पहुंच जाना। अब ए ब्लॉक में आना। लोकेशन देखोगे तो ए ब्लॉक की मैंने आपको भेजी होगी, तो उस लोकेशन पर। ठीक है, तो समरी आपकी यहाँ पर टोटल आ जानी चाहिए, क्या क्या समरी है, ठीक है। और उसके बाद आपका जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ समरी आ जाएगी कंप्लीट ऑर्डर पे, आपका यहाँ से ऑर्डर फाइनलाइज हो जाएगा। और जो यूजर होगा, उस जो यूजर करंटली ऑर्डर कर रहा होगा, उस यूजर के टेबल में एक और एक टेबल और बन जाएगी, ऑर्डर की टेबल बन जाएगी, ठीक है। एक टेबल और बन जाएगी, ऑर्डर की बन जाएगी, जिसमें वो आ जाएगा यूजर आईडी, किस यूजर ने क्या क्या ऑर्डर किया है, जहां से ऑर्डर की पूरी इन्वेंट्री मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। यूजर ने क्या क्या ऑर्डर किया हुआ है वो सारी चीजें उसके अंदर पता चल जाएंगी। ये यूजर ने ये चीजें ऑर्डर की हुई है, जो कंप्लीटली आपको उसमें विजिबल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जो टेबल बनेगी वो कितनी बनेगी? 4 टोटल बनेगी 4। एक बनेगा आपका मेनू, एक मेनू टाइप, दूसरा तीसरा यूजर और चौथा ऑर्डर, ठीक है। मेनू के अंदर मेनू के नेम रहेंगे, ठीक है, उनकी प्राइस रहेगी, मेनू का नेम, मेनू की प्राइस और उसका टाइप, वो किस टाइप का है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शंस भी रखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन भी रख सकते हैं, इमेजेस भी साथ के साथ हो सकती हैं, बट यहाँ पर अभी इमेज वगैरह की बात नहीं है, बट इमेजेस में साथ डिस्क्रिप्शन भी होती है, ठीक है। दूसरा टाइप जो होगा उसमें क्या रहेगा? आईडी और टाइप, ठीक है। आईडी और टाइप दो चीज रहेगी, आईडी और टाइप, ठीक है। तो आईडी और टाइप रहेगा। तीसरा जो रहेगा आपके पास यूजर, यूजर में तो अपने हिसाब से कुछ भी बना लेना, यूजर आईडी, पासवर्ड, नेम, ईमेल वगैरह वगैरह जो रहेगा वो रहेगा, क्योंकि यूजर लॉगिन करेगा तो भाई जाहिर सी बात है लॉगिन करके अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर पाएगा। ऑर्डर टेबल के अंदर क्या रहेगा? मेनू आईडी, कौन सा मेनू है, मेनू की आईडी चली जाएगी, और यूजर आईडी, दो ही चीज रहेगी, मेनू आईडी, यूजर आईडी और ऑर्डर का टाइम, किस टाइम डेट को ऑर्डर हुआ है, मेन्यू आईडी कौन सी है जिससे हम लोग मेनू निकाल पाएंगे, कौन सा मेनू से यूजर ने ऑर्डर किया था, और यूजर आईडी से यूजर की डिटेल आप निकाल पाएंगे, जिससे यूजर कौन सा यूजर ने ऑर्डर किया, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी नहीं, कोई पेमेंट की डिटेल होती है, पेमेंट कैश है या फिर आपका यूपीआई है या बैंकिंग है, उसके टाइप होते हैं, उसको मैनेज करना होता है, ट्रांजेक्शन मैनेज करना होता है, बट वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा, उतना नहीं करना आपको कितना करना है, बस इतना 4 टेबल के साथ काम करना है। मेक श्योर बिफोर ऑफ ऑनबोर्डिंग सबको ये चीज करनी होगी, सबको ये चीज करनी है। अगर इतना कंसर्न आपने इंप्लीमेंट कर लिया है, इतनी चीजों को कर लिया है, तो आप समझ जाओ चीजों को समझने का आ जाएगा, क्योंकि इस वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा आपको जेएस यूज करनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट का ज्यादा काम इसमें होगा। जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी और बैकएंड तो यूज होता ही होना है, बिना बैकएंड के कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ज्यादातर जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी के साथ रोल प्ले करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, समझिए, ये आपके लिए होगा इम्पोर्टेंट। और किसी को कोई डाउट है? अभी जो कुछ क्लियर करना कर लो, बाद पूछोगे बताऊंगा नहीं।
ऑनबोर्ड होने के बाद फिर खुद ही लड़ाई लड़नी होगी, और जितना हवा मोड़ रहे हो ना अभी, सिलेक्शन हो गया ऑनबोर्ड हो जाओगे, ऑनबोर्ड होने के बाद वाकई में असली चीज वही पता चलेगी जब ऊपर जाओगे। तो अभी सुबह सुबह फोन आया था पिछली बैच वालों का, रोने के अलावा कुछ नहीं ऑप्शन होता नहीं उनके साथ, रोते रहते हैं सर बता दो नहीं फिर हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, फायर हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो संभाल लो टाइम से, ज्यादा सही रहेगा। जितना ज्यादा सीख के जाओगे करके जाओगे उतना बेहतर रहेगा, उतना फायदा रहेगा। और हवाई मारने चक्कर में पड़ोगे ना तो ऊपर जाते 10 दिन तक बाद पता चलेगा तो आपका मेल आ गया है, एग्जिट हो गया। ये आपको पता है कितने लोग जा रहे हो, सब लोग टीम मेंबर कन्वर्ट नहीं हो पाओगे, कुछ लोग तो एग्जिट करेंगे, और एग्जिट वही लोग करते हैं जो ज्यादातर हवा मोड़ते रहते हैं, जो जॉब को काम में समझ करके वो समझते हैं कि बस आ गए हैं तब तो फिर हमारा राज है, फिर वो ऐसे केस में चले जाएंगे। हाँ ये तो पेज बनाना पड़ेगा ना आपको। ये सब अलग अलग टीम है जो अलग अलग कंटेनर में बना करके आपको ये सब आपको लेआउट डिजाइन सेटअप करना पड़ेगा, जहाँ पूरी डिटेल आपको लेनी है और आपको वो चीज ऐड करनी है। ये आपका मेक श्योर कि आपका मल्टी सेलेक्ट होना चाहिए कि एक साथ हम लोग कई मेनू को सेलेक्ट कर पाए, और जितने आइटम हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे आइटम्स हमारे जो होते हैं वो यहाँ पर विजिबल होंगे, और यहाँ पर वो आप कंप्लीट ऑर्डर करने के बाद यूजर के टेबल में, ऑर्डर टेबल के अंदर इन्वेंट्री उनकी होनी चाहिए। अगर हम ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं तो वो इन्वेंट्री हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए कि भाई एक ऑर्डर टेबल के अंदर यूजर ने ये पर्टिकुलर ऑर्डर कर रखे हैं, ये पूरी इन्वेंट्री होगी। और ये इतना आसान नहीं होगा, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे सबका पता है, सब लोग हालत खराब हो जाएगी इस काम को करने में। लगता है छोटा सा काम है, ये एक पेज का काम है, लेकिन इसे करने में सबकी हालत खराब हो जाएगी। चार मेनू के लिए क्यों बनाओगे? चार मेनू के लिए क्यों बनाओगे, क्या लॉजिक है इसका? तो प्राइस से क्या मतलब है? हम भाई डेटा टेबल ऐसा है नहीं कि हमारे पास मेनू बहुत सारे होंगे, बहुत सारे टेबल बना देंगे। टेबल एक ही होगी, उसको डिफाइन कर देंगे उसके टाइप टेबल से। मेनू बहुत टाइप के बनेंगे, टाइप बढ़ जाएगा और क्या, मेनू इन्वेंटरी एक ही रहेगी। भाई एक मान लो 200 मेनू जाएंगे ज्यादा ज्यादा, और क्या होगा, 200 एंट्री होगी, लेकिन 200 मान लो 4 टाइप के मेनू बन गए, 5 टाइप के बन गए, 5 टाइप हो गए, तो टाइप टेबल से उसको फिल्टर कर लेंगे, टाइप पता चल जाएगा। जैसे आप मेथड बना रहे हो कि आपको भाई मेन कोर्स फाइंड करना है, स्टार्टर फाइंड करना है, स्टार्टर टाइप का फाइंड कर लो, एक स्टार्टर वाला डेटा निकल आएगा। मेन कोर्स टाइप का फाइंड कर लो, मेन कोर्स वाला निकल आएगा। आपको स्वीट चाहिए, स्वीट वाला फाइंड कर लो, स्वीट वाला निकल आएगा। आपको ड्रिंक चाहिए, ड्रिंक वाला फाइंड कर लो, सब अलग अलग फाइंड हो जाएंगे भाई। और रही बात मेनू की, हर मेनू का तो एक ही प्रॉपर्टी होगा ना, कि मेनू का टाइटल होगा या नेम उसका होगा, प्राइस होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, इमेज होगी, ये तो सबका होगा, ये तो सभी का होता है ना। रही बात टैक्स वैक्स पेबल की होती है तो अलग सेटिंग होती है, उसको हम लोग सेटअप करना पड़ता है, टैक्स करंटली कितना जा रहा है, जीएसटी कितनी जा रही है, उसके हिसाब से उसको उसमें आपको ऑर्डर में अंदर से प्लस करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है। वो तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होती है जो रियल टाइम आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कभी ईआरपी वगैरह पे काम करेंगे तो ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। चेक क्वेरी, चलो फिर मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, जो क्वेरी में एक काम बताते हैं, कास्केडिंग ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये टास्क मैं तुम्हारा कराता हूँ, बाकी तुम लोग कर। अगर कभी भी कास्केडिंग ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है तो देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, एक तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करिए। ये तो ये पीआई का है, चलो मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाता हूँ जिसके अंदर कैस्केडिंग का कंसर्न इंप्लीमेंट होगा, या कोई दूसरा प्रोजेक्ट पे ही ले लेंगे।
एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर हम लोग, वे भी देखेंगे इसको। एमबीसी प्रोजेक्ट, इसका नाम दे देते हैं हम लोग DDL कैस्केडिंग। सबसे पहले जब भी आपको ये काम करना होगा तो आपको कुछ चीजों पे तो काम करना ही पड़ेगा, जैसे बैकएंड आपको रिपीट करना पड़ता है। तो बैकएंड चूंकि जब भी आप जेएस के थ्रू काम करेंगे तब भी आपका बैकएंड जो होगा वो होगा हमेशा सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती हैं। तो मैं आपका जो मॉडल होता है, कॉन्टेक्स्ट क्लासेस हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटीज हैं, ये सब आपको सेम और सिमिलर करनी पड़ेंगी। इन चीजों पे सेम काम करेंगे। ऐड करेंगे क्लास एक, 3 यहाँ पर टेबल हम लोग एंट्री कर लेंगे। पहले तो 3 टेबल बनाएंगे कास्केडिंग बनाने के लिए। जैसे हमने एक बना लिया, मान लो कंट्री, या इनका डेटा भी आपको जो होता है ना वो गूगल पे मिलता है। अगर कंट्री, स्टेट, सिटी की बात करेंगे तो इनका डेटा आपको गूगल पे मिलता है, तो आपको इन्वेंट्री वगैरह वहीं से मिल जाती है करने के लिए। तो गूगल पे अगर आप करेंगे ना कंट्री, स्टेट, सिटी, एसक्यूएल डेटा, तो वी कैन सी द थिंग्स। अगर कहीं समय मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा कि इसमें हम कोड करने से बच जाएंगे। इन्वेंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। CSV डॉग एसक्यूएल, देखो यहाँ पर एसक्यूएल हमें मिल रहा है, मिल जाए तो अच्छा है। गिटहब पे देखो यहाँ पे है, ये देखो कुछ एसक्यूएल टेबल मिल रही है आपको, सिटीज की हैं, कंट्री की हैं, इसकी हैं, तो आप इन्हें डाउनलोड कर लो बस, बहुत फायदेमंद चीज रहेगी। लेकिन फाइल बहुत हैवी है, 19 MB की आपकी यहाँ पर सिटी है। अगर डेटा देखेंगे तो बहुत हैवी डेटा है ये भाई। पूरे वर्ल्ड की सिटी की बात करोगे आप तो दुनिया भर की कितनी सिटीज हैं, देखो यहाँ पे। देख रहे हैं 19 20 MB के डेटा हैं, और इसमें कितना डेटा है, सिटी आईडी है, नेम है, उसके कोड है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं इसमें। आईडी, नेम, स्टेट आईडी, स्टेट कोड, कंट्री आईडी, कंट्री कोड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, फ्लैग, ये तो पूरे ऐसा डेटा है, ये पूरा जेन्युइन और रियल टाइम डेटा है। इसको तो आप पूरा रियल टाइम में यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये डेटा आपने यूज कर लिया तो इससे बेनिफिट आपको, ये तो रियल टाइम पूरा डेटा होता है, रियल टाइम ऐसा यूज होता है। देखिए कंट्री वंट्री का फ्लैग भी आता है, जब आप सेलेक्ट करेंगे सिक्योरिटी तो इसका फ्लैग भी होता है, फ्लैग आपका कोड होता है, उसके अंदर सेट किया गया होता है, ये सारी डिटेल होती है। बट ये बहुत हैवी डेटा है, इतना इजी और इतना स्मॉलेस्ट डाटा नहीं है, जब आपको बहुत टाइम लगेगा कॉन्फ़िगर करने में। फिलहाल छोड़ो इसको, बाद में करना आप, नहीं फिर हम यही करते रह जाएंगे। तो मैं लेता हूँ एक आईडी और एक ले लेंगे अपना यहाँ पर, ठीक है। ये कंट्री का आईडी, कंट्री का नेम ले लिया, और एक चाहे और ले सकते हैं आप, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का रहेगा इसका कोड, ठीक है। बस ये 3 प्रॉपर्टी रहेंगे। आईडी अपना रहेगा की, ले लिया आपने, ठीक है। कॉपी किया आपने यहाँ पर इसको। एक और मॉडल आपने बनाना है, ऐड दूसरा मॉडल स्टेट, द सेम प्रॉपर्टी लाइक दैट, ठीक है। और नेम स्पेस, यहाँ पे नेम आई मीन कोड होगा, इसके अलावा एक और फाइनल प्रॉपर्टी होगी, दैट्स में बी कंट्री एंड फॉरेन की होगा। सॉरी, यहाँ का अपना
स्टेट के अंदर क्लास आपने यहाँ पर करना है इसको। स्टेट रहेगा। अच्छा ये एक्स्ट्रा आ गया। यस सर, कॉपी ठीक। पेस्ट। तो ये हमने स्टेट हो गया और फाइनली एक और करेंगे इसमें सिटी। सिटी के अंदर भी ऑलमोस्ट ऐसे डाटा कुछ होता है। तो आईडी नेम कोड तो रहेगा और स्टेट का फॉरेन की आई मीन स्टेट। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। जब भी मेंटेन हो गया मतलब टेबल आपकी 3 थी, तीनों बन गई हैं। ऐड करेंगे एक दूसरी टेबल एंड दिस वन में भी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। हाँ बोलो। कंट्री की स्टेट में, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि कंट्री पेरेंट है ना, तो पेरेंट हमेशा चाइल्ड में रेफर होता है, फिर उसका चाइल्ड, वो चाइल्ड फिर किसी और चाइल्ड में रेफर होगा, फिर वो किसी और में जाएगा, ऐसे रेफरेंस बनते हैं। सो आपको कॉन्टेक्स्ट क्लास का जो भी कोड होता है वो आपको सेम रिपीट करना पड़ेगा। तो हमारे पास मॉडल के अंदर इधर कुछ कॉन्टेक्स्ट क्लास का कोड है, इसको मैं उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, इधर डाल देते हैं उठाकर इसको। कंस्ट्रक्टर का नाम चेंज कर दो आप यहाँ पे, तो ये तो सही रहेगा, ये तो ऐसे ही है। और इसके अलावा बेस दैट्स मे बी डीबी कॉन्टेक्स्ट पैकेज भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे ना, तो फाइंड करिए पैकेजेस को, इंस्टॉल करिए। एंट्री फ्रेमवर्क 4 5.0.5 उसके बाद एसक्यूएल सर्वर, और टूल। नेम स्पेस रिजॉल्व कर लीजिए अपना, और जब ये नेम स्पेस रिजॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे कंट्री, कंट्रीज का एक हो गया, देन स्टेट, स्टेट्स, और ये हो गया। ठीक है, ऑप्शंस में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ऑप्शंस बेस।
अच्छा, मॉडल इसमें बड़ा दिक्कत सा होता है, बड़ा अनावश्यक टाइप का काम होता है ये। अच्छा अच्छा, ये यहाँ गड़बड़ जनरेट हो गया है। ठीक, अभी माइग्रेशन का टाइम है, तो डेटाबेस ऐड कर दीजिए इसके अंदर पहले तो। तो starter.cs के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में डेटाबेस, जो भी आपके पास रिस्पेक्टेड डेटाबेस होगा उसको आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। नेम स्पेस रिक्वायर्ड जो भी हैं ले लीजिए, ये भी ऐड हो गया। CNN ये आपके पास हो गया। मान लो यहाँ CNN2 दे देते हैं डेटाबेस आई मीन कनेक्शन के तौर पे, या CNN ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। हम लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट.json से अपना कनेक्शन स्ट्रिंग, ये अपना कनेक्शन स्ट्रिंग है। लेट्स कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, डेटाबेस आप ले सकते हैं यहाँ पर। मान लो हमने यहाँ पर लिया DDL, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर, DDL CRUD नाम से। ठीक है, इस नाम से आप क्या बनाएंगे, डेटाबेस। राइट क्लिक, क्रिएट, सर्वर सेलेक्ट करिए, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, डेटाबेस हो गया। माइग्रेशन आप कर लो इसका। बैकएंड वेकेंड तैयार में करने में टाइम लगता है, बाकी तो कोड कुछ भी नहीं होता है। इनेबल हो जाएगा, वो खुद ही कर लेगा। लोकेशन आपको कंफर्म नहीं हो रही है? नहीं, आपको 63 में आना होगा। 63 A ब्लॉक 186। हाँ, A 186। वो वॉकिंग डिस्टेंस ही वहां से। सो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या टेबल बनी है। एक तो हमारे पास बनी होगी कंट्रीज नाम से,
एक और बनी होगी स्टेट नाम से, एक और बनी होगी एग्जीक्यूट कराते हैं कंट्रीज। ये कंट्री है, आईडी नेम और कोड। स्टेट्स हैं, ये भी वही सेम चीज है, कंट्री आईडी के रेफरेंस के साथ फॉरेन की बना हुआ है, और ये हमारे पास क्या है, स्टेट आईडी के साथ सिटी बना हुआ है। इन्वेंट्री कुछ कर देंगे इसके अंदर आप, ठीक है, ताकि आपको डेटा मैनेज करने में दिक्कत ना हो। तो आप चाहे कोड से कर दीजिए, आप यहाँ पर इंसर्ट इनटू, ये वाली इन्वेंट्री करें, यहाँ मिला था कंट्रीज की, देखते हैं कितनी है। कंट्री में नेम ISO बहुत सारा है इसमें, इतना सारा डेटा बहुत खतरनाक है। हमें दो ही डेटा इंसर्ट करना है यहाँ पर। कंट्रीज में हम लोग इंसर्ट करेंगे केवल नेम के अंदर, उसके आईडी तो ऑटोमेटिक होगी ही ना। वैल्यूज में कुछ डाल देते हैं यहाँ पर हम लोग, टेस्ट वैल्यू, कॉपी, ठीक, ये तुम्हारी हो गई एंट्री। अब आ जाओ स्टेट में, इंसर्ट इनटू स्टेट्स। कॉलम के नेम क्या रहेंगे, नेम रहेगा एक, दूसरा रहेगा कंट्री आईडी ना, दो कॉलम बने थे। वैल्यूज, वैल्यूज में आ जाएंगे। अब यहाँ पर तुम लोग स्टेट के नाम बताओगे, पहले इंडिया की एंट्री कर लेते हैं ना। ये हो गया इसका 1। इंडिया के जो भी कंट्री होंगी, इनके स्टेट कोड, कंट्री कोड होंगे अपने स्टेट के 1। मान लो 4 यहाँ डाल देते हैं इंडिया के, पहले तो इजी है। बिहार सुपर स्टेट है। और यहाँ पर दूसरे कुछ डालते हैं यहाँ पर, मान लो यहाँ पर डालते हैं कुछ जापान की स्टेट बताओ, टोक्यो। जापान तो गए नहीं होगे तुम लोग, बताओ कैसे। जब टोक्यो हो गया 3, यार ऐसा तुम लोग करते हो, गूगल रह के जापान स्टेट लिस्ट बताएगा खुद ही, ये भी साला जापानीज बता रहा है। हाँ सनाब काम कर रहा है। हाँ ये वाला तो पढ़ा था बहुत पहले। रीजन है यहाँ पर, चलो चलो मैं इतनी एंट्री कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से एंट्री कर लेना, ठीक है, देख लेना
जितनी एंट्री करके हम इसको फाइनलाइज करेंगे, केवल 2 ही मतलब कंट्री की स्टेट डाल रहे हैं तो ठीक है, बाकी इतना टेस्टिंग तो हो जाएगा, बाकी आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये भी एंट्री हो गई है। अब आपको फाइनल एंट्री करनी जो है वो अपने पास ये हो गया, सिटी की एंट्री करनी है इनटू सिटीज। नेम क्या क्या रहेंगे यहाँ पर, एक तो उसका नेम रहेगा और एक क्या रहेगा स्टेट आईडी। वैल्यूज में अपना यहाँ वैल्यू डाल दो जो भी डालना है आपको, ठीक है। नोएडा, नोएडा का स्टेट आईडी जो होगा वो 1 होगा, और ऐसे ही आप कॉपी पेस्ट मार लो इसको, तो लखनऊ बनारस जो भी डालना चाहो डाल लो। और छोड़ो यार, कब यही डाल दोगे फिल्टर लगा के देखना है आपको। और टोक्यो कहाँ, छतरपुर हो गया 2 का, और ये हो गया अपने इसका मैं क्या डालूं, टोक्यो वाला, चलो जापान 2 डाल देता हूँ, समझ तो ना आ रहा, ठीक से काम चलता है। टेस्टिंग हो गई, बस काम। ये हमारा डेटा हो गया, डेटा हो गया। अगर देखा जाए अब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले अपने पास कंट्री की लिस्ट है, कोड नल आ रहा है, डजंट मैटर, कोड्स मतलब अभी नहीं हमारे पास है। कंट्री की लिस्ट हो गई, उसके बाद आपके पास अपने स्टेट की लिस्ट हो गई, स्टेट में कंट्री आईडीज मेंटेन हो गई हैं सारी की सारी, और उसके बाद सिटीज में एंट्री हो गई, सिटीज में अपने पास जो भी सिटीज थी उनके साथ उनकी स्टेट आईडी भी मेंटेन, ठीक है, जिसके भी आप हम डेटा फिल्ट्रेशन लगाएंगे। यही डेटा हमें बनाना था। माइग्रेशन के बाद डेटा आपका रेडी है। अब आपको करना क्या है, आपको अपने मेन पेज पे ही, मतलब व्यू में, मैं अपने मेन पेज पे लोड कराना चाहता हूँ इंडेक्स पे ही, तो इंडेक्स पे जाएंगे और 3 ड्रॉप डाउन बना देंगे। जो अपना इंडेक्स है इस पे आपको 3 ड्रॉप डाउन बनाना, तो मैं इसे हटा देता हूँ। सिंपली div क्लास, एक रो ले लेते हैं, कॉल 4 सेट 4, इसके अंदर हम लोग div क्लास मान लो फॉर्म ग्रुप लेकर के लेबल सेलेक्ट स्टेट, ठीक है। सिमिलरली you can just select the drop down and just to be class like form control and again class that's a control, ठीक है। इसके अंदर कोई ऑप्शन वैसे एक्स्ट्रा रहेगा नहीं, बिगिनिंग ऑप्शन रहेगा क्या, ठीक है। सिमिलरली यू कैन कॉपी एंड पेस्ट 2 टाइम मोर, तो सेलेक्ट कंट्री हो गया अपने पास मान लो, और सिलेक्ट स्टेट है, ये क्लास यहाँ पर कर दो अपना स्टेट, और दिस वन इज द सिटी, और इसका भी आईडी क्लास, ठीक। अब मुझे यहाँ पर अपने कंट्रोलर के अंदर पहले तो अपना क्लास इंजेक्ट कराना पड़ेगा, चाहे सर्विस बना के करिए, चाहे डायरेक्टली आप अपना जो डीबी कॉन्टेस्ट क्लास है उसको इंजेक्ट करा करके अपना यहाँ पर कोड कर सकते हैं। दोनों टेक्निक अपने पास है। आप सर्विस बना के करेंगे, आप जब भी करेंगे सर्विस बना करेंगे, क्योंकि सर्विस बनाकर टेक्निक काम करना सही टेक्निक माना जाता है। बट यहाँ पर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसके साथ डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसकी एक प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, इनिशियलाइज। सो लेट्स इनिशियलाइज द प्रॉपर्टी, ठीक है। डायरेक्टली हमने यही कर लिया। हम क्या करेंगे, 3 एक्शन बनाएंगे। एक एक्शन बनेगा हमारे पास पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट गेट कंट्री का, गेट कंट्रीज का, ठीक है। एक बनेगा ये
एक बनेगा गेट स्टेट और गेट सिटी। तो गेट स्टेट्स एंड गेट सिटीज। अब देखो एग्जैक्टली क्या होगा, जो स्टेट होंगे वो कंट्री आईडी के बिहाफ पे होंगे, तो ये हमका क्या होगा, पैरामीटराइज होगा, और ये भी क्या होगा, पैरामीटराइज होगा। सो दिस वन रिटर्न, आई मीन देन मेन कंट्रीज इज इक्वल टू db context डॉट कंट्रीज डॉट, फाइनली ये क्या रहेगा, टूरिस्ट रहेगा। रिटर्न आपको यहाँ पे रिटर्न कराना होगा जेसन फंक्शन की मदद से, जेसन डेटा फॉर द कंट्रीज, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज करेगा इसे, तो जेसन में कन्वर्ट करके रिटर्न कराना है। सिमिलरली where states equal to db context dot states dot where e dot whatever the things like country dot id equal to that id, ठीक है, and return json states, जो भी स्टेट्स होंगे वो रिटर्न कर देगा। सिमिलरली ये भी वही करने वाला है, तो यहाँ पर क्या करेगा, cities and just table is the cities and just to be state id, this one is the state dot id and this one we return the cities। ये आपके तीनों एक्शन यहाँ पर रेडी है। तो एक्शन भी रेडी हो गया अपने पास, इधर ड्रॉप डाउन भी बन गया है और डेटाबेस भी रेडी है। बस केवल आपको लिखना क्या है, jQuery, यानी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो जावास्क्रिप्ट कोड आप एक अलग स्क्रिप्ट फाइल बना के लिख सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और इसके अंदर आपका कोड होता जो है वो किस सिंटैक्स में होता है, उसका सिंटैक्स देख लेना, बाकी काम कल करेंगे। ऐसे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इट्स अ रेडी एंड इनसाइड दिस यू कैन कॉल द फंक्शन। यहाँ आपका इसके अंदर क्या होगा, आपका jQuery का पूरा कोड आएगा, इसी स्टेटमेंट के अंदर jQuery आएगा, इसे हम लोग कल करेंगे। दूसरे बैच की टाइमिंग हो गई है, इसे मैं कल आपको बता के फाइनलाइज कर दूंगा, ठीक है। इसे आप लोग फाइनली डन कर लेना। बाकी अपना जो प्रोजेक्ट दिया मैंने उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करो, उस पर काम करना स्टार्ट करो ऑर्डर में।